गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अनंत फेथ लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो आपके आरबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फर्स्ट क्वेश्चन, बिना निषेचन के मादा युग्मक से जीव के विकास को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के मादा युग्मक से जीव के विकास को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एडवेंटिव भ्रूणता, दूसरा है बहुभ्रूणता, तीसरा अनिषेक फलन और चौथा है अनिषेक जनन। तो बच्चों देखिए, अनिषेक फलन, जो अनिषेक फलन है वो बिना निषेचन के फल का निर्माण है। बिना निषेचन के फल का निर्माण अनिषेक फलन होता है, क्योंकि बिना निषेचन के किसी जीव के विकास को अनिषेक जनन कहते हैं। बिना निषेचन के अंडाणु से या भ्रूण से जब कोई नया जीव विकसित होता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है अनिषेक जनन, जिसको हम पार्थोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है? बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है? देखिए, पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता किसमें उपस्थित होती है? साइट्रस में, हल्दी में, टमाटर में या आलू में? यहां पर देखिए साइट्रस, जो साइट्रस है, साइट्रस कुल के पौधे हैं। साइट्रस कुल के पौधे होते हैं, जैसे नारंगी, नींबू, हल्दी, टमाटर और आलू, इनका अलग कुल होता है। तो साइट्रस में बहुभ्रूणता पाई जाती है। बहुभ्रूणता का मतलब है सामान्यतः बीज के अंदर एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जब एक से ज्यादा भ्रूण होते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी एक से अधिक भ्रूण जब बीज के अंदर उपस्थित हो तो उसे कहते हैं बहुभ्रूणता। ऐसा साइट्रस कुल के पौधों में उपस्थित होता है, पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है साइट्रस कुल के पौधे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द्विनिषेचन किन पौधों का मुख्य लक्षण है? द्विनिषेचन कौन से पौधों में पाया जाता है? चैप्टर का नाम भी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है। तो पुष्पीय पौधे, जो आवृत बीजी पौधे हैं, पुष्पीय पौधे, उनमें द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन यानी दोहरा निषेचन, यानी पुष्पीय पौधे हैं, इनको हम आवृत बीजी पौधे भी कहते हैं। इनमें डबल निषेचन होता है, जिसमें प्रथम नर युग्मक मादा युग्मक अंडे से संयोजन करके युग्मनज का निर्माण करता है, और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका से संलयन करके भ्रूणपोष बनाता है। दूसरा नर युग्मक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस प्रकार पुष्पीय पादपों में द्विनिषेचन उपस्थित होता है, जिन्हें हम आवृत बीजी पौधे भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, अर्धसूत्री विभाजन की कुल संख्या जो 100 युग्मनज के निर्माण के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्री विभाजन की कुल संख्या जो 100 युग्मनज के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो बच्चों देखिए, 100 युग्मनज, कितने युग्मनज हैं? 100 युग्मनज।
जैसा हम जानते हैं ये जो 100 युग्मज है उसके लिए हमें 100 नर युग्मकों की आवश्यकता होगी, 100 नर युग्मक या 100 परागकण या 100 परागकण की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके अलावा जो 25 अंड कोशिका की भी आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हमें 125 अर्धसूत्री विभाजन होंगे, तब जाकर हमें 100 युग्मज की प्राप्ति होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 125। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पराग कणों का बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारण किया जा सकता है? यानी पराग कणों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है? पराग कणों के संरक्षण की जो महत्वपूर्ण विधि होती है वो क्रायो प्रिजर्वेशन होती है, जिसके अंदर पराग कणों को द्रवित नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। -196 डिग्री सेंटीग्रेड में द्रवित नाइट्रोजन में पराग कणों को संरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट, द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन की खोज किसने की? द्विनिषेचन या त्रिक संलयन की जो खोज की थी वो एसजी नावास्चिन ने की थी। एसजी नावास्चिन। देखिए बच्चों, जो निषेचन है, निषेचन की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने, लेकिन द्विनिषेचन को लीलियम पादप में सबसे पहले देखा था एसजी नावास्चिन। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। एक ड्रुप किसमें बनता है? एक ड्रुप यानी ड्रुप फल या अस्टिल फल, एक ड्रुप या अस्टिल फल बनता है आम के अंदर। आम जो होता है एक ड्रुप फल या अस्टिल फल है, जो एक युक्तांडपी अंडाशय से बनता है, जिसमें एक फल के अंदर एक ही बीज उपस्थित होता है, जिसे कहते हैं ड्रुप फल या अस्टिल फल। तो इसका राइट आंसर है मैंगो, आम। बाकी सभी में ड्रुप फल नहीं होता है। नेक्स्ट, अगुणित पादप कल्चर किससे प्राप्त होते हैं? यानी ऐसे पादप कल्चर, ऐसी पादप संतति जो अगुणित पादप कल्चर, जिनसे अगुणित पादप कल्चर प्राप्त हो। तो अगुणित पादप कल्चर के लिए हमें किससे अगुणित पादप कल्चर प्राप्त होगा? पत्तियों से, या फिर जड़ के शिखाग्र से, या परागकण से, या कलिका से। तो देखिए पत्तियां द्विगुणित हैं, जड़ की शिखाग्र भी द्विगुणित है, कलिका भी द्विगुणित होती है। केवल एक परागकण ही है जो एक अगुणित होता है। परागकण कैसा होता है? परागकण अगुणित होता है। तो परागकण से ही हमें अगुणित पादप कल्चर की प्राप्ति होगी। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। तो पराग कणों से हमें अगुणित पादप कल्चर या अगुणित पादप संवर्धन प्राप्त होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अनावृत बीजी, जिनको हम जिम्नोस्पर्म भी बोलते हैं, का भ्रूणपोष होता है। यानी जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी का जो भ्रूणपोष होता है वो अगुणित होता है। अनावृत बीजी का जो भ्रूणपोष है वो कैसा होता है? अगुणित होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, अगुणित। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कृषि में सबसे अधिक परागण करने वाला कारक है। यानी जो सबसे अधिक परागण करता है, जो परागण में सबसे अधिक सहायक है
कृषि के क्षेत्र में देखिए तितलियां भी हैं, मधुमक्खी है, मौत है, बीटल है। इनमें सबसे ज्यादा जो परागण में सहायक होता है, जो 80% परागण में सहायक है, उनमें है मधुमक्खियां। यानी मधुमक्खियां सबसे अधिक परागण में सहायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भ्रूणकोश किसमें होता है? भ्रूणकोश देखिए, भ्रूणकोश यानी भ्रूणकोश को हम मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद, इसको मादा युग्मकोद्भिद भी बोला जाता है। ये किस में होता है? भ्रूण में, भ्रूण के अक्ष वाले भाग में, बीजांड में, या फिर भ्रूणपोष में। तो भ्रूणकोश बीजांड में उपस्थित होता है। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय संरचना होती है। जैसे देखिए ये बीजांड है और इस बीजांड के अंदर 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय संरचना भ्रूणकोश उपस्थित होती है, जिसमें 7 कोशिकाएं हैं और 8 केंद्रक होते हैं। इनमें जो ध्रुवीय कोशिकाएं बीच में, इसमें 2 केंद्रक होते हैं। तो ये संरचना भ्रूणकोश कहलाती है, जिसको हम मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। तो ये बीजांड में उपस्थित होती है, ये संरचना बीजांड है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बीजांड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तंतु रूपी समुच्चय, जिसको फिलीफॉर्म उपकरण भी कहा जाता है, किसका महत्वपूर्ण लक्षण है? किसका एक उपयोगी लक्षण है? तंतु रूपी समुच्चय। तो देखिए तंतु रूपी समुच्चय क्या है? तंतु रूपी जो समुच्चय है वो बीजांड के अंदर, जैसा हम जानते हैं अभी हमने देखा बीजांड के अंदर भ्रूणकोश है, तो इस भ्रूणकोश में नीचे की ओर सहायक कोशिकाएं होती हैं। सहायक कोशिकाओं में इस तरह की संरचनाएं होती हैं, प्रवर्धनुमा संरचनाएं होती हैं, जिनको तंतु रूपी समुच्चय या फिलीफॉर्म उपकरण कहा जाता है। तो ये किसका एक लक्षण है? ये सहायक कोशिकाओं का लक्षण है। यानी भ्रूण कोश के अंदर जो नीचे की ओर कोशिकाएं हैं, 2 सहायक कोशिकाएं, उनमें ये तंतु रूपी समुच्चय उपस्थित होता है, जो परागण जो निषेचन क्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूणकोश निम्न में से कौन सा है? तो मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश जो 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय संरचना है, एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूणकोश कहलाता है। तो 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय संरचना। परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूणकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ या वाटर लिली में परागण किसके द्वारा होता है? हालांकि ये जलीय पौधे हैं, लेकिन इनका जो पुष्प होता है वो जल के ऊपर होता है, इसलिए इनमें कीटों के द्वारा या वायु के द्वारा परागण होता है। तो ये ध्यान रखना है कि इनमें जलीय परागण नहीं होता है, इनमें कीटों के द्वारा या वायु के द्वारा परागण क्रिया होती है, क्योंकि इनकी जो वर्तिकाग्र होती है वो जल की सतह से ऊपर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन एक कैलोज भित्ति द्वारा घिरा रहता है? निम्न में से कौन एक कैलोज भित्ति द्वारा घिरा रहता है? तो इसमें देखिए महाबीजाणु या मात्र कोशिका, महाबीजाणु या मात्र कोशिका, जिसे हम गुरु बीजाणु कोशिका भी कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम
महाबीजाणु या मात्र कोशिका कैलोज भित्ति द्वारा घिरी रहती है। इनके अलावा नर युग्मक, अंड या परागकण कैलोज भित्ति द्वारा घिरे हुए नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, आवृत बीजी पौधों में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? यानी जो नर युग्मक है आवृत बीजी पौधों में, पुष्पीय पौधों में, वो किसके विभाजन से बनते हैं? जिसमें देखिए ऑप्शन है आपके पास लघु बीजाणु, जनन कोशिका, कायिक कोशिका या लघु बीजाणु मात्र सेल। तो नर युग्मक यहाँ पर देखिए परागकण, परागकण में विभाजन होता है, यानी परागकण जिसको हम लघु बीजाणु भी कहते हैं। परागकण के अंदर दो नर युग्मक उपस्थित होते हैं, यानी जो परागकण होता है उसमें परागकण एक अगुणित संरचना होती है। परागकण जो अगुणित संरचना है उसके अंदर देखिए समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप ये समसूत्री विभाजन होता है, इसमें दो नर युग्मक बनते हैं। इस प्रकार से दो नर युग्मक बनते हैं। तो यहाँ पर जो परागकण जो संरचना है उससे दो नर युग्मक प्राप्त होते हैं जिसके समसूत्री विभाजन से। तो इसका राइट आंसर लघु बीजाणु या परागकण है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द्विबीजपत्री पौधे के भ्रूणकोश में न्यूक्लियाई की व्यवस्था, न्यूक्लियाई यानी केंद्रक की व्यवस्था निम्न में से किस प्रकार होती है? तो केंद्रक की व्यवस्था देखिए, केंद्रक जैसा हमने देखा कि जो भ्रूणकोश है ये इस तरह का भ्रूणकोश होता है, जिसे मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। इसमें नीचे दो सहायक कोशिकाएं, एक अंड कोशिका, एक ध्रुवीय कोशिका और ऊपर तीन प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। इन प्रतिमुखी कोशिकाओं में एक एक केंद्रक, ध्रुवीय कोशिका में दो केंद्रक और अंड कोशिका में एक केंद्रक और दोनों सहायक कोशिकाओं में एक एक केंद्रक होता है। तो इसकी जो व्यवस्था होती है इसमें तीन केंद्रक ऊपर की ओर, दो केंद्रक नीचे की बीच में और तीन केंद्रक नीचे की ओर है। तो इसकी व्यवस्था 3+2+3, 3+2+3 जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, ये व्यवस्था होती है इसमें न्यूक्लियाई यानी केंद्रकों की व्यवस्था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कीट परागित पुष्प तथा इसके वाहक के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? जो कीट परागित पुष्प है और वाहक है दोनों को ही लाभ होता है। जो वाहक होते हैं उनको पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं और पौधों में परागण क्रिया संपन्न होती है। तो दोनों के बीच में ये सहोपकारिता पाई जाती है। दोनों के बीच में जो संबंध है वो एक सहोपकारिता का संबंध है जिससे दोनों को लाभ हो। ठीक है, तो सहजीवन, कॉपरेशन, सह विकास ये इससे मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन सहोपकारिता ही वो उपयुक्त विशेषता है जिससे दोनों को लाभ होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 सहोपकारिता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, परिवर्तनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणकोश का उपभोग किसके बीज में होता है? यानी परिवर्तनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणकोश का उपभोग यानी भ्रूणकोश पूरा उपयोग में ले लिया जाता है, किस बीज में उपयोग में लिया जाता है? यहाँ पर देखिए नारियल है, मटर है, मक्का है, जिनमें भ्रूणकोश उपस्थित होता है। लेकिन यहाँ पर अरंड के द्वारा यानी जो अरंड है इसमें भ्रूण के द्वारा कंप्लीट भ्रूणकोश का उपयोग कर लिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है अरंड। नेक्स्ट देखिए अपना जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक ऐसे बीज का जिसमें भ्रूणकोश, परिभ्रूणकोश और कैरेंकल यानी बीज चोलक होते हैं, निम्न में से कौन सा उदाहरण है? कॉफी, कपास, अरंड या लिली। तो यहां पर देखिए जो
अभी क्वेश्चन नंबर 19 में हमने देखा था अरंड जो होता है उसके अंदर ये तीनों चीजें उपस्थित होती है, यानी भ्रूणपोष भी उपस्थित होता है, परिभ्रूणपोष भी उपस्थित होता है, यानी जो बीजांड का है वो कुछ अवशेष के रूप में उपस्थित होता है। इसके अलावा कैरेंकल या बीज चोलक संरचना भी उपस्थित होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अरंड है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा आज जो चैप्टर फर्स्ट है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। आगे हम और भी जो नेक्स्ट चैप्टर हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपके पास लेकर आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।